हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने चैनल पर। और आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और नए एग्ज़ाम और उसके विश्लेषण को लेके। उस एग्ज़ाम की जो जानकारी है, कौन लोग एलिजिबल है, किस तरह का एग्ज़ाम होता है, क्या पैटर्न होता है, और भी जो समस्त जानकारियाँ होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, कब ये वैकेंसी आएगी राजस्थान के अंदर, तो इस तरह की सारी जानकारियां हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मैं बात कर रहा हूं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड जो टीचर होता है उसकी वैकेंसी को लेके इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आप अगर इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हैं तैयारी करने का, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। शुरू करता हूँ अपना डिस्कशन। उससे पहले आपकी कोई भी अगर क्वेरी हो किसी भी तरह की, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पर ज़रूर शेयर करें। कोशिश करेंगे उस पर आपको जल्द से जल्द और उचित जवाब दिया जाए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस पर आपको डेफिनेटली अच्छा कंटेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलेगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं अपने। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होता है स्कूल लेक्चरर। तो देखिए जो स्कूली शिक्षा होती है, कौन सी शिक्षा? स्कूली शिक्षा यानी 12th लेवल तक जो एजुकेशन होती है, उस एजुकेशन के अंदर सबसे जो ऊपर का पद होता है शिक्षक श्रेणी में, वो होता है लेक्चरर का। किसका? लेक्चरर का। लेक्चरर बेसिकली सब्जेक्ट का एक्सपर्ट माना जाता है। जिस सब्जेक्ट के लिए वो लेक्चरर है वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ाता है। उसकी ड्यूटी भी बहुत लिमिटेड होती है कि जो 11th एंड जो 12th के बच्चे हैं स्कूल के अंदर, उनको अपना सब्जेक्ट जो है वो करवाए। मान लो अगर कोई हिस्ट्री से है तो वो हिस्ट्री पढ़ाएगा, कोई अगर जियोग्राफी से है तो जियोग्राफी पढ़ाएगा, कोई इंग्लिश से है तो वो इंग्लिश ही पढ़ाएगा। तो जाहिर सी बात है जो इसका एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है और ये उम्मीद की जाती है कि आप उस सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज़ रखते हो, उस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ रखते हो। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी। मैं इस पर भी बात करूँगा कब एग्ज़ाम होगा इसका, कब वैकेंसी निकल सकती है, लेकिन पहले अपन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जानते हैं। एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के लिए मैं सिंपल आपको दो ही चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए हो, एमकॉम हो या एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। प्लस आपने बीएड कर रखा हो। बीएड क्या होता है? तो ये एजुकेशन से रिलेटेड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो वो बीएड की डिग्री भी आपके लिए कंपलसरी होती है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ये आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। जैसे अगर आप प्रोफेसर के लिए देखोगे तो प्रोफेसर के लिए नेट की क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लेक्चरर के लिए देख रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना कंपलसरी है। तो ये बेसिक दो मूल जो है वो आवश्यकताएं होती है। दूसरी चीज़, न्यूनतम आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। पे मैट्रिक्स सैलरी जो है बहुत ही अच्छी सैलरी है। L12 जो 4800 ग्रेड पे पुराना जो चलता था, 4800 पे ग्रेड के अंदर L12 में आपकी पोजीशन होती है इनिशियल लेवल पे। जो 2 साल का प्रोबेशन होता है उस दौरान फिक्स पे किया जाता है। मैं वो भी बता देता हूँ क्या सिस्टम होता है फिक्स पे का। देखिए पहले ग्रेड पे का सिस्टम चलता था कि ग्रेड होते थे, ग्रेड पे सिस्टम। इस ग्रेड पे सिस्टम में क्या हुआ करता था, जैसे 4800 ग्रेड पे हो गया, 5400 ग्रेड पे हो गया, 6000 ग्रेड पे हो गया,
उसके हिसाब से उनकी जो बेसिक सैलरी है वो तय होती थी। ठीक है, अब क्योंकि 7th पे कमीशन आ चुका है, इस 7th पे कमीशन के अंदर आपको पोजीशन दी जाती है ऐसे L1 L2 इस तरीके से। तो आपकी जो पोजीशन रहती है, अगर आप लेक्चरर के लिए देखो तो वो L12। ठीक है, अब L12 के अंदर जो पहली शुरुआती बेसिक सैलरी है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, मान लो 36,300 है। ठीक है, मुझे एक्चुअली L14 का पता है, जब मैं लगा था तो मुझे शुरुआती 39,300 ये मिलता था। इसमें सिस्टम क्या है देखिए, 36 नहीं, मैंने कम बता दिया एक्चुअली, ये तो फिक्स पे जो होता है। L12 के अंदर आप करीब करीब मान के चलो 50 प्लस होता है, 50 प्लस, तो ये बेसिक सैलरी होती है। प्लस इसके अलावा जो आपको DA HRA ये सब जो अदर फैसिलिटीज़ है ये सब तो मिलती ही है। कुल मिला के जो आपकी बेसिक सैलरी होगी L12 पे, उसका 70%, उसका 70% आपको मिलेगा ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। तो आप अगर गूगल पे जाके L12 सर्च करोगे, L12 CPC 7th पे कमीशन राजस्थान के अंदर, तो आपको जो पहली सैलरी दिखेगी वही आपकी सैलरी होगी आपको प्रोबेशन के दौरान। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन सैलरी है। अगर आप जॉब वाइज देखो तो इतनी सारे आपको छुट्टियां मिलती है, इतना लिमिटेड टाइम आपको पढ़ाना होता है कि डेली की आपको 3 से 4 लेक्चर लेने, यानी करीब 2 से 3 घंटे की क्लास आपको लेनी होती है। उसके बाद आप फ्री है, प्लस सैलरी इतनी अच्छी, और बाकी जो परक्यूजेट टीचर के होते हैं वो सारे आपको इसमें मिलते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक बातें एलिजिबिलिटी और सैलरी को लेके। अब नेक्स्ट चीज़ आते हैं एग्ज़ाम के सिस्टम के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरीके से एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है, क्या क्या इसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। तो पहली चीज़ ये जो है एग्ज़ाम एक फेज़ में ही होता है। एक फेज़ का मतलब रिटन एग्ज़ाम होगा एक, जो होगा MCQ बेस्ड। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस एक फेज के अंदर ही जो ऊपर के कैंडिडेट है उससे कट ऑफ तैयार की जाएगी, और जो टॉप के कैंडिडेट है वो सीधे सेलेक्ट होंगे और उनको कॉल किया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नो इंटरव्यू, कोई प्री मेंस, कुछ भी ऐसा झगड़ा नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक फेज में एग्जाम होगा, एक रिटर्न एग्जाम, और उसमें जिसने अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए, जो कट ऑफ को क्रॉस कर गया ऊपर, जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से कट ऑफ तय होती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए एग्जाम का सिस्टम, 2 पेपर रहते हैं इसके अंदर, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 बेसिकली जनरल पेपर है। ठीक है, नाम भी इसका क्या है, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज। पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट का पेपर है, वो टेस्ट करता है कि आपका सब्जेक्ट में नॉलेज कितना है। तो अगर आप वेटेज भी देखेंगे तो पेपर 1 जो है उसका वेटेज है 150 मार्क्स, पेपर 2 जो है उसका वेटेज है 300 मार्क्स। टोटल जो है वो कितने नंबर का ये पेपर होता है, 450 मार्क्स। तो आप सीधा सीधा देख सकते हो 1:2 का रेशियो है। डबल वेटेज है किसका, आपके सब्जेक्ट के पेपर का। एग्जैक्टली आधा वेटेज है किसका, जनरल स्टडीज़ के पेपर का। फिर भी वेटेज तो है, 1/3 भले हो, 2/3 वेटेज किसका है, आपके सब्जेक्ट का। अब जनरल स्टडीज़ के अंदर क्या है देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, जिसके अंदर खास करके जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का जो आज़ादी का आंदोलन था उसको लेके क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के, 30 मार्क्स। सेकंड, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैट्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी एंड इंग्लिश, ये सब मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के लिए। इसका वेटेज हिस्ट्री से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे जो 20 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी एंड जियोग्राफी, तीनों मिला के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए। एंड लास्ट एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान एंड राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट, ये भी 15 नंबर के लिए और 30 मार्क्स के लिए। तो अगर आप टोटल देखेंगे इसके अंदर तो टोटल 150 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चंस, जिसके अंदर से 15 है हिस्ट्री के,
सॉरी 30, अगर मार्क्स वाइज अगर देखें 30 नंबर हिस्ट्री के, 20 नंबर करंट अफेयर्स के, 50, 30 मार्क्स जियोग्राफी और पॉलिटी इनके, 80 मार्क्स, और 30 नंबर एजुकेशन सिस्टम के, और 40 नंबर का है सबसे ज़्यादा वेटेज मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज टेस्ट और मैथमेटिक्स। कुल मिला के अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हैं तो पहली बात करंट अफेयर्स तैयार करना शुरू करें। ये जो छोटे वाले टॉपिक है जो लास्ट में दे रखा है 30 नंबर सीधे ये दे सकता है, 40 नंबर के लिए ये है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आप भले ही मैं कहता हूँ हिस्ट्री पॉलिटी नहीं जानते, मत पढ़िए उसके अंदर, लेकिन आप ये 40 नंबर ला सकते हैं, आप ये 20 नंबर करंट अफेयर के ला सकते हैं, आप ये 30 नंबर ला सकते हैं। तो 150 से 90 मार्क्स तो आपके बिल्कुल रेंज के अंदर है, जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, फिर बचते हैं 60 नंबर, 30 नंबर के, जो 30 नंबर के लिए हिस्ट्री अकेली और 30 नंबर के लिए पॉलिटी और जियोग्राफी दोनों मिला के पूछी जाती है। ओके, ये था पेपर 1। अब आते हैं हम पेपर 2 के ऊपर, जिसका वेटेज कितना है, 2/3 वेटेज है, 2/3 मतलब 66%। टोटल 450 में से 300 नंबर के लिए। उसमें देखिए 3 लेवल पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सीनियर सेकेंडरी लेवल मतलब 12th लेवल का नॉलेज, दूसरा ग्रेजुएशन लेवल और तीसरा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है उसके सिर्फ 10 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के लिए, सबसे कम वेटेज है इसका। मतलब जो बहुत ज़्यादा हार्ड और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं बहुत कम है। बाकी ग्रेजुएशन और 12th लेवल के 55 और 55 क्वेश्चन, यानी टोटल 110 क्वेश्चन जो 220 मार्क्स के लिए है। मैक्सिमम वेटेज 300 में से इसका है। और 20 नंबर के लिए हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन 240, और 60 नंबर के लिए आपसे पूछी जाती है, ये देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। अगर आपने कभी नेट का एग्ज़ाम दिया है या सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग की टेक्निक्स और साइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती है बच्चों से रिलेटेड, वो 60 नंबर के लिए कॉमन है, ये सभी स्ट्रीम के लिए। तो मोटा मोटी चीज़ यही निकल के आती है कि भाई 2 पेपर हैं, टोटल 450 नंबर का पेपर है। अगर मैं कहूँ आपको कि आपको एकदम सेफ लेवल पे, सिक्योर लेवल पे आपको जाना है, तो आप बिल्कुल दिमाग में पहले दिन से ही टारगेट 300 प्लस का रखें, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और बहुत आसानी से लोग स्टूडेंट्स नंबर लेके आ रहे हैं। पेपर का लेवल भी इतना ज़्यादा नहीं होता। पर्टिकुलर अगर आप सब्जेक्ट का पेपर देखोगे तो आपको अगर पढ़ रखा है तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। परेशानी उल्टा जो इजी सवाल होते हैं उनसे होती है। उसमें अगर आप तीनों लेवल का अच्छा तैयारी करके चलते हो अपने सब्जेक्ट का, तो इन पे अच्छी पकड़ रख सकते हो। यहाँ ऊपर भी मैंने आपको कुछ एरियाज बताए हैं, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर मैं और डिटेल में अलग से एक सेपरेट डिस्कशन करूँगा, किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट में कौन कौन सी किताबें यूज़ करें, कौन कौन सी चीज़ें रेफ़र कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक बातें इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसके अंदर मैंने एलिजिबिलिटी, सैलरी और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात की है। ओके, अब इसके अलावा जो कॉमर्स का सिलेबस है, अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ तो मैं इसके लिए और विस्तृत बात करना चाहूँगा, जिसके अंदर इसका मैंने बताया ना कि आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सही सोर्सेज के साथ आप तैयारी करें। तैयारी दोनों पेपर की साथ लेके चलें। और ये एक सवाल, एग्ज़ाम कब होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, बहुत ही यक्ष प्रश्न। तो देखिए मैं बिल्कुल एकदम फैक्टफुल चीज़ बताता हूँ, एकदम राइट चीज़। पहली बात, हमारे पास अभी जो चीज़ें अवेलेबल है वो सिर्फ उड़ती हुई हवाएं, अफवाहें जो कहते हैं, खबरें जो उड़ती हुई आती है कि अगले महीने निकल रहा है, इस महीने के अंत तक निकल रहा है। वास्तविक स्थिति क्या है, ये जो सिर्फ अथॉरिटीज़ है जिनको भर्ती निकालनी है, जैसे शिक्षा विभाग है, उसके जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं
वो ही शायद जानते होंगे कि एक्चुअली उनको कब इम्प्लीमेंट करना है, या गवर्नमेंट जानती है। हमारे पास सिर्फ अपने पास क्या आती है, जो सोशल मीडिया या अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए किसी के बयान आ गए, किसी की जानकारी आ गई, वही चीज़ें अपने पास, वो सबके पास है, जो मेरे पास भी है। तो मैं आपको अलग से कोई वैसी जानकारी दे नहीं सकता। तो मुद्दा बचता है, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। एग्ज़ाम आएगा, डेफिनेटली आएगा, यस होगा। 2018 में हुआ था, उससे पहले 16 में हुआ था, फिर होगा एग्ज़ाम, होना ही है। तो जब नोटिफिकेशन इश्यू होगा, आप मान के चलिए वहाँ से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, उल्टा टाइम शुरू हो जाएगा। काउंटडाउन कैसे? लोग भागेंगे कोचिंगों की तरफ, लोग भागेंगे किताबों की तरफ, और सब रिवर्स कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी कि अब इतने दिन बचे, इतने महीने बचे, इतने दिन में एग्जाम है। और उस हिसाब से आप तैयारी करने के लिए शुरू करोगे, तो आप फिर क्या करोगे, फटाफट सब चीज़ पढ़ना शुरू करोगे। हिस्ट्री एक बार पढ़ी, अपने सब्जेक्ट को जैसे तैसे देख लिया। मैं उल्टा आपको कहता हूँ, अभी आपके पास समय है। अगर आपके पास कोई दूसरी वैकेंसी नहीं है, कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं है, या कोई दूसरा एग्ज़ाम है भी, तो उसमें अगर आपके ये सब्जेक्ट की नॉलेज का सब्जेक्ट पेपर है उसमें, तो आप बिल्कुल बिना सोचे, बिना एग्ज़ाम का इंतज़ार किए, आप अपने सब्जेक्ट के ये तीनों लेवल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इतना करने से आपके करीब करीब 250 नंबर जो है बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे 450 में से। फिर उसके अलावा करंट अफेयर आप साथ साथ में पढ़ते रहिए, 20 नंबर ये हो गए साइड में, सिर्फ अखबार ही तो पढ़ना है। मैं सीरियस बात बता रहा हूँ कि जो वाकई में ये एग्ज़ाम करना चाहते हैं। देखिए भीड़ बहुत होती है, बहुत लोग सोचते हैं करना है, सबको करना है, लेकिन होता बहुत लिमिटेड स्टूडेंट का है, बहुत लिमिटेड लोगों का होता है सिलेक्शन। और उसका कारण भी है क्योंकि वो इन तरह की चीज़ों में, इन तरह की इन्फॉर्मेशनों के भूखे नहीं होते। उनको पता है कि 6 महीने बाद आएगी वैकेंसी, कोई बात नहीं, ये 6 महीने में इंतजार में क्यों निकालूं, उस 6 महीने में मैं 2 बार सिलेबस अपना पूरा करूंगा। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब लोग तो शुरू करेंगे, मैं उस टाइम अपना जो महा रिवीजन है, फाइनल रिवीजन, वो शुरू करूंगा। तो दिमाग में पॉजिटिविटी रखिए और पहले तो सोच लीजिए, तय कर लीजिए कि आपको ये करना है या नहीं करना। अगर करना है तो आप मान के चलिए आरपीएससी की भर्ती है, 1.5 साल इस पूरे प्रोसेस में लगेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आप आज के दिन से, जिस दिन आप ठान रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव होके इसके प्रति अगर आप शुरू करते हो, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्रैक करने से। मैं फिर आऊँगा एक कॉमर्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर डिटेल के अंदर, कि आपको किस तरीके से इन सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, अगर आपके लिए वो रेलेवेंट लगता है आपको तो। बाकी मेरा इतना सा कहना है, ये जो इन्फॉर्मेशन है 2 घंटे आपको पहले पता चल जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं हो जाएगा। जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा तब सबको पता चल जाएगा, तब हमें भी पता चल जाएगा। आप तो अपनी लाइफ को काउंट कीजिए ना, कि भाई आपने जीवन में कितने साल निकाल लिए, 21 निकाल दिए, 22 निकाल दिए, 25 निकाल दिए। अगर आपके पास नहीं है बेहतरीन जॉब आपकी मनपसंद, तो आपको वो करनी ही है, प्राप्त करना ही है उसको। वैकेंसी जब गवर्नमेंट निकालेगी तभी आएगी। तो ये इतना टाइम मैं हाय तौबा में क्यों निकालूं, उसकी बजाय मैं मेरे काम के ऊपर फोकस करता हूं, और मैं मेरी स्टडी शुरू क्यों नहीं करता। सोचिएगा आप इसके बारे में। फिर मिलते हैं अपन एक और इसके ऊपर डिटेल जो मैं है सिलेबस के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।